नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम भट्ट और आप देख रहे हैं कानून की बात। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता के पिछले एपिसोड में हमने पब्लिक सर्वेंट के बारे में पढ़ा, जो कि धारा 2 के उपधारा 28 में परिभाषित किया गया है। और उसके पहले वाले एपिसोड में हमने धारा 2 से लेके धारा 25 तक के प्रावधानों को पढ़ा। धारा 2 के उपधारा 25 तक के प्रावधानों को पढ़ा। आज के इस एपिसोड में हम धारा 2 की उपधारा 26 से लेके अंत तक जितनी परिभाषाएं इस धारा 2 में दी गई हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो इसी कार्यक्रम में सबसे पहले जो धारा आ रही है वो है उपधारा 26, जो बताती है पर्सन के बारे में। तो यहाँ पे पर्सन की कोई विशेष परिभाषा नहीं देकर इन्होंने ये बताया है कि पर्सन में कौन कौन इंक्लूड है। जबकि ये तो जानते हैं कि पर्सन के रूप में सामान्य व्यक्ति इंक्लूड है ही हैं। इसके साथ ही एनी कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ एसोसिएशन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ये सब भी इंक्लूडेड। उन्होंने क्या कहा कि कोई कंपनी है, कोई एसोसिएशन, कोई संघ है, या कोई बॉडी ऑफ पर्सन है, कोई लोगों का समूह है, और तो चाहे वो निगमित हुआ हो कॉर्पोरेट कंपनी एक्ट के अंतर्गत या नहीं हुआ हो, पर वो ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जैसे ये एक सामान्य व्यक्ति को ट्रीट किया। अगली उपधारा 27 जो पब्लिक के बारे में बताती है, तो वैसे ही पब्लिक के बारे में भी ऐसी ही परिभाषा दी गई है कि इट इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। मतलब वो किसी क्लास ऑफ पब्लिक को और किसी समुदाय को इसमें इंक्लूड करती है। पब्लिक सर्वेंट के बारे में हमने अलग से एपिसोड में देख लिया। अब अगली उपधारा जो है वो है धारा 29। तो सबसे पहले हम ये देखें कि इसमें क्या बताया है। तो इसमें बताया है कि रीज़न टू बिलीव। तो रीज़न टू बिलीव, किसी कार्य को करने के पीछे हमारा रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। तो रीज़न टू बिलीव के बारे में ये बता रहे हैं कि अ पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट द थिंग बट नॉट अदरवाइज। तो जहां पर हम सद्भाव की बात करते हैं वहां पर रीज़न टू बिलीव एक इंपॉर्टेंट रोल भी अदा करता है। इन्होंने कहा कि रीज़न टू बिलीव के लिए समझने के लिए हमको ये देखना है कि किसी व्यक्ति के पास रीज़न टू बिलीव होता है जब उसके पास उस कार्य को करने का सफिशिएंट कॉज होता है। तो यदि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है और उसके उस कार्य को करने के पीछे उसके पास सफिशिएंट कॉज, पर्याप्त कारण था, तो ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति के पास उस कार्य को करने का या उस तथ्य को समझने का रीज़न टू बिलीव था, विश्वास करने का बस कारण था। ऐसे ही अब हम देख रहे हैं कि धारा 30 स्पेशल लॉ। इसके पहले हमने एपिसोड में हमने देखा था कि लोकल लॉ क्या होता है। तो जैसे लोकल लॉ होता है उसी प्रकार स्पेशल लॉ होता है। लोकल लॉ जो होता है वो भारत के किसी विशेष क्षेत्र के लिए लागू होता है, और स्पेशल लॉ जो होता है वो किसी विशेष विषय पर लागू होता है। तो जब किसी विशेष विषय पर हम लॉ बनाते हैं तो उसे हम स्पेशल लॉ कहते हैं। जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक स्पेशल लॉ है क्योंकि हमने उसको स्पेशली बिल्स ऑफ एक्सचेंज के संबंध में बनाया है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट, उसे हमने सिर्फ मोटर दुर्घटना के संबंध में बनाया है, तो ये स्पेशल लॉ। इसके बाद जो अगली धारा आती है वो है धारा 31, जो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा भी है। तो इन्होंने क्या किया कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी मीन्स अ डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले देखें कि वैल्यूएबल जो सिक्योरिटी होगी वो एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होगी। इज और पर्पस टू बी अ डॉक्यूमेंट वेदर एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड। तो क्या होगा इस वैल्यूएबल सिक्योरिटी में? तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में सबसे पहला काम होना चाहिए कि वो उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से एनी लीगल राइट क्रिएट करता, कोई विधिक अधिकार जो है वो सृजित करता, एक्सटेंडेड बढ़ाता हो, ट्रांसफर्ड अंतरण करता हो, रेस्ट्रिक्टेड रोकता हो, एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज्ड, और वेदर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेज दैट he lies under legal liability or has not certain legal right। तो उन्होंने कहा कि वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो होता है वो एक प्रकार का दस्तावेज होता है
और दस्तावेज किस प्रकार का हो, जिसमें कोई राइट क्रिएट किया गया हो, कोई राइट बढ़ाया गया हो, कोई राइट अंतरित किया गया हो, कोई कार्य करने से कोई किसी अधिकार से रोका गया हो, तो ऐसी प्रकार की चीज़ें, या किसी प्रकार के हमने उसमें कोई पावती दी हो कि हमारे पास कोई अधिकार है या कोई अधिकार नहीं है, तो ऐसा जो दस्तावेज होगा वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी के तौर पे माना जाएगा। ठीक है ना। इसका इलस्ट्रेशन इन्होंने दिया है कि ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज द इफेक्ट ऑफ दिस एंडोर्समेंट इज टू ट्रांसफर द राइट to the bill to any person who may become a lawful holder of it. The endorsement is a valuable security. ठीक है। जैसे कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र होता है, या जिसके माध्यम से कोई राइट ट्रांसफर करते हैं, या कोई अन्य प्रकार के दस्तावेज जिसमें हम किसी प्रकार का राइट को ट्रांसफर कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी पे माना जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने जो उदाहरण दिया है उसमें बताया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पीछे वो अपना नाम लिखता है, जिसको एंडोर्समेंट के तौर पे माना जाएगा। तो ये माना जाता है कि जो होल्डर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेता है, रखा हुआ है, उसके पास उसको उसको उसका अधिकार है। ऐसे में वो जो एंडोर्समेंट किया गया वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी के तौर पे माना जाए। अगली जो परिभाषा है धारा 32 वेसल, तो इन्होंने कहा एनी मीन्स मेड फॉर द कन्वीनियंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग और ऑफ द प्रॉपर्टी। वेसल जो है, जो नाव वगैरह जो रहती है, जो जलयान जिसको हम कहते हैं, उन्होंने क्या कहा कि मीन्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वीनियंस, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कन्वेंस के रूप में हम उसको उपयोग करते हैं, लेकिन किस पर? पानी पर, बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग, आदमी को लाने ले जाने के लिए या प्रॉपर्टी को लाने ले जाने के लिए जब हम किसी उसको उपयोग करते हैं पानी पे, तो जब हम उसको कहते हैं वेसल, मतलब जलयान। अब अगली जो परिभाषा है धारा 33 वॉलंटरीली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, क्योंकि किसी अपराध को करने के लिए स्वेच्छा जो कार्य किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब कार्य को अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के साथ किया जाता है, तो वो अपराध, इसमें स्वेच्छा भी शामिल है, वो अपराध को गठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों? क्योंकि स्वेच्छा के अलावा यदि दुर्घटना या दुर्भाग्य से हुआ है, ऐसी अन्य बातें जो डिफेंस के तौर पे आ सकती है, तो ऐसी स्थिति में स्वेच्छा कार्य को दर्शित करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर स्वेच्छा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। पहले हम समझ लें कि वॉलंटरीली होता है क्या, स्वेच्छा क्या होता है। तो अ पर्सन इज सेड टू बी कॉज एंड इफेक्ट, कोई इफेक्ट को वो क्रिएट करता है या बनाता है या करता है, ये माना जाएगा कब? वॉलंटरीली कब किया गया? व्हेन ही कॉजेस इट बाय मीन whereby he intended to cause it, वहां पर वह कार्य वो उस साधन से करता है जिस साधन से उसको करने का उसकी इच्छा होती है, का उद्देश्य होता है। और by mean which at the time of employing those things he knew or had reason to believe to be likely to cause it, या वो उसके पास रीजन टू बिलीव है कि जो साधन वो रखा हुआ है समय पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सकता है, तो हम ऐसा मानेंगे कि उसने वो कार्य वॉलंटरीली किया हुआ है। अब अगली जो धारा है वो है धारा 2 की उपधारा 33, जो कि वॉलंटरीली या स्वेच्छा इस शब्द को परिभाषित, किसी अपराध के किए जाते समय वो कार्य जो अपराध है वो किस उद्देश्य के साथ, किस इच्छा के साथ किया गया है, ये इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही यदि वो कार्य स्वेच्छया हुआ है तो अपराध की जो ग्रेविटी है वो बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि स्वेच्छया क्या होता है। तो इन्होंने जो परिभाषित करके तो बताया है कि अ पर्सन इज सेड टू बी कॉज एंड इफेक्ट वॉलंटरीली, कोई जो कार्य जो कर रहा है वो कार्य जो या परिणाम, जो कार्य का जो परिणाम है वो वॉलंटरीली है कि नहीं है, ये देखने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि व्हेन ही कॉजेस इट बाय मीन्स वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट,
जब वह किसी साधन से, जिस साधन से वो कार्य कर रहा है, उसका उद्देश्य उस साधन का उपयोग करने का था, या जो इफ़ेक्ट उसने दिया है उस साधन से उसका उस इस इफ़ेक्ट को डालने का उद्देश्य था। दूसरा, इसके अदर पार्ट में कह रहे हैं कि बाय मीन विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स, इन साधनों को जब वो उपयोग कर रहा था या उसको एम्प्लॉयमेंट में ले रहा था, उस समय वो जानता था, ही नोज, ही न्यू और हैड रीजन टू बिलीव, या उसके पास विश्वास करने का कारण था कि उस साधन का उपयोग किया जा सकता है, तो ये माना जाएगा कि उस साधन को उपयोग में लाते समय उसकी इच्छा उस साधन के उपयोग करने की थी। इसी में आप देखेंगे कि इसका जो एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ए सेट्स फायर बाय नाइट, एक व्यक्ति जो है वो रात में आग लगाता है, और किस लिए लगाता है, एन इनहेबिटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन, एक बड़े नगर में आग लगाता है, फॉर द पर्पसेस ऑफ फैसिलिटिंग रॉबरी एंड दस कॉजेज द डेथ ऑफ अ पर्सन, वो इसलिए आग लगाता है जिससे कि वहां पर रॉबरी की जा सके, पर लूट की जा सके, और उस जो कार्य उसने किया आग लगाने का, उसके माध्यम से उसने किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर। अब अगला क्या कह रहे हैं कि हेयर ए मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज डेथ, यहाँ पर ए का जो उद्देश्य है वो मृत्यु कारित करने का नहीं है, एंड मे इवन बी सॉरी, और जो कार्य उसके द्वारा किया गया, जो कार्य मतलब जो कार्य हुआ, मृत्यु कार्य करने जो कार्य हुआ, उसके लिए उसे खेद भी है, दैट डेथ हैज बीन कॉज्ड बाय हिज एक्ट, कि उसके कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हुई, तब भी yet if he knew that he was likely to cause death, he has caused death voluntarily, परंतु यदि उसके पास ये विश्वास करने का कारण था कि जिस घर में वो आग लगा रहा है उस घर में यदि कोई जीवित व्यक्ति हो और उसकी उससे मृत्यु कारित हो सकती है, तो ये माना जाएगा कि उसने जो मृत्यु कारित करी वो स्वेच्छया थी। ठीक है, मतलब जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य के करते समय हमने जो साधन उपयोग किया उस साधन से वो कार्य हो, या उस साधन से वो कार्य हो सकता है ऐसा हम जानते हो, या हमारे पास विश्वास करने का कारण हो, तो जब वो कार्य होगा तो ये माना जाएगा कि मैंने वो कार्य स्वेच्छया किया। ठीक है ना। इसी प्रकार अगली हम देखेंगे उपधारा 34, 2 की उपधारा 34 जो कि विल के बारे में बात करती है। तो विल क्या होता है? विल मीन्स एंड टेस्टिमेंटरी डॉक्यूमेंट। एक टेस्टिमेंटरी डॉक्यूमेंट जो होता है, जो विल कहलाता है, वसीयती दस्तावेज, उसे हम विल कहते हैं। ऐसे अगली जो परिभाषा है वो वुमेन के बारे में है कि वुमेन कौन होगा। जैसे हमने पहले मैन की परिभाषा में आपको डिस्क्राइब किया था कि फीमेल ह्यूमन बीइंग, मानव नारी जो है, चाहे वो किसी भी एज की हो, उसे वुमेन ही माना जाए। अब अगली जो परिभाषा है वो है रॉन्गफुल गेन, और उसके बाद जो आती है वो रॉन्गफुल लॉस आती है। तो बेईमानी पूर्वक कार्य जब किया जाता है तो इसमें इन दोनों शब्दों का बहुत अच्छा उपयोग होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन कारित करने के लिए या किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस कारित करने के लिए कोई कार्य, वो बेईमानी पूर्वक होता है ऐसा। तो रॉन्गफुल गेन क्या होता है? मीन्स गेन बाय अनलॉफुल मीन्स। से पहले क्या है कि जो चीज हम प्राप्त कर रहे हैं वो अनलॉफुल साधनों से प्राप्त कर रहे हैं। ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इट नॉट लीगली एंटाइटल, और उस साधन के माध्यम से, अनलॉफुल मीन्स के माध्यम से, अवैध साधन के माध्यम से जो प्रॉपर्टी अर्जित की जा रही है, वो व्यक्ति जो उसको पा रहा है, द पर्सन गेनिंग इट इज नॉट लीगली एंटाइटल, विधिक रूप से उसको पाने का अधिकारी नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी संपत्ति को या चीज को पाने का विधिक रूप से अधिकारी नहीं है और उस चीज को वो अनलॉफुल साधनों से, अनलॉफुल मीन से, अवैध साधनों से प्राप्त करता है, तो उसे हम रॉन्गफुल गेन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे किसी व्यक्ति के पास पैसे हैं, वो पैसे प्राप्त करने का मुझे अधिकार नहीं है क्योंकि ना तो मैंने उसे उधार दिए हैं, ना वो मेरा देनदार है, पर मैं उसे धमकी देकर
या चाकू अड़ाकर उससे ऊपर से प्राप्त कर लेता हूँ तो ये रॉन्गफुल गेन है। अब रॉन्गफुल लॉस, तो अगली परिभाषा धारा 2 की धारा 37, रॉन्गफुल लॉस मीन्स द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स, किसी व्यक्ति को हमने अनलॉफुल लॉस कराया ऑफ प्रॉपर्टी टू विच ही पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल्ड। पिछला उदाहरण जो दिया कि वो पैसे जिसके पास थे उस पैसों को रखने का विधिक रूप से अधिकारी था, पर मैंने उस व्यक्ति से ले लिए तो मुझे तो रॉन्गफुल गेन हुआ, लेकिन उस व्यक्ति को क्या हुआ, रॉन्गफुल लॉस हुआ, क्योंकि वो उस चीज को रखने का विधिक रूप से अधिकारी था, पर मैंने मेरे कार्य से उसे उस संपत्ति को रखने से वंचित कर दिया, तो उसके लिए रॉन्गफुल लॉस हुआ, पर मेरे लिए रॉन्गफुल गेन। ठीक है, अगली जो परिभाषा आ रही है ये गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली, ये एक अलग शब्द उन्होंने कर दिया। मैंने क्या कहा, अ पर्सन इज सेड टू बी गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली। मतलब इन्होंने क्या किया कि रॉन्गफुली हमने गेन नहीं किया, मेरे पास आ चुका था, पर जब मैंने लिया था तब मुझे पता था कि ये रॉन्गफुल गेन नहीं है, पर जब मुझे जानकारी हुई कि ये रॉन्गफुल गेन के माध्यम से लिया गया, अवैध साधनों के माध्यम से लिया गया है, और उस चीज को जानने के बाद भी मैं उस संपत्ति को रखे रहता हूँ, तो ये माना जाएगा कि गेनिंग रॉन्गफुली हो। रिटेन रॉन्गफुली मतलब एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर्स रॉन्गफुली, अ पर्सन इज सेड टू लूज रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन इज wrongfully kept out of any property, as well as when such person is wrongfully deprived of property। तो ये परिभाषा उन्होंने दी कि कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखे रहता है, और यह तब भी जबकि वह सदोष अर्जन करता है। तो रिटेन करता है एज वेल एज सच पर्सन एक्वायर्स रॉन्गफुली, जब उसको रॉन्गफुली प्राप्त करता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति सदोष हानि उठाता है, तो अ पर्सन इज सेड टू बी लूज रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ट आउट, जब उसकी क्या कहें, उसकी पकड़ से या उसके पास से उस संपत्ति को अलग कर दिया जाता है, तो उसको रॉन्गफुली लॉस कहा। अब अगली जो परिभाषा है, ये कोई परिभाषा नहीं है, ये जनरली एक प्रकार से आप समझें कि ये एक एक्सप्लेनेशन जैसा है। इन्होंने कहा कि वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन द संहिता बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 एंड द भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 shall have the meaning respectively assigned to them in that act and संहिता। तो उन्होंने कहा कि इसमें भारतीय न्याय संहिता में बहुत सारे शब्द ऐसे जिनको डिफाइन नहीं किया गया, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और हो सकता है बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में परिभाषित। तो उन्होंने कहा कि उन शब्दों का जो अर्थ उन दोनों एक्टों में या संहिता परिभाषित किया गया है, भारतीय न्याय संहिता के लिए भी उन्हीं अर्थों को लिया जाएगा। तो हमने धारा 2 को इस एपिसोड के माध्यम से कंप्लीट किया।